चीन को पीछे छोड़ना, वो भी एक ऐसे सेक्टर में जिसके बारे में आम लोग ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन दुनिया का करीब 90%, सोचिए 10-20 नहीं, 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसी से होता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं। हम बात कर रहे हैं समुद्री रास्ते की, यानी आपका मोबाइल, आपका टीवी, कार, पेट्रोल, एलपीजी, दवाइयाँ, यहाँ तक कि कई खाने पीने की चीजें भी हजारों किलोमीटर समुद्र पार करके आपके पास तक पहुंचती हैं। आज दुनिया के हर 8 से 9 समुद्री कर्मचारियों में लगभग 1 भारतीय है, यानी भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीफेरर सप्लायर बन चुका है। एक दशक पहले तक इस लिस्ट में 5वें स्थान पर था भारत, लेकिन अब इंडिया ने चाइना, रशिया और इंडोनेशिया को पछाड़कर सीधे दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल कर ली है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीफेरर आखिर होते कौन है और 10 साल के अंदर भारत ने ऐसा चमत्कार जैसा काम कैसे किया, चीन जैसे बड़े देश को समंदर की इस बाजी में कैसे मात दे दी, और कैसे भारतीय नाविकों की ये ताकत भारत की ब्लू इकोनॉमी और सुपर पावर बनने की सपने को सच करने वाली है। अब हम किसी जहाज को देखते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान कंटेनर, तेल या माल पर जाता है, लेकिन उन जहाजों को चलाने वाले लोग कौन हैं, इसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दरअसल इन्हें ही कहा जाता है सीफेरर्स, यानी समुद्री कर्मचारी। ये लोग कार्गो, शिप, ऑयल टैंकर, कंटेनर, वेसल, एलएनजी जहाज, क्रूज लाइनर और दूसरे मर्चेंट जहाजों पर काम करते हैं। इनके जिम्मे जहाज चलाना, इंजन संभालना, नेविगेशन करना, कम्युनिकेशन, सुरक्षा और पूरा ऑपरेशन सिस्टम होता है। ऐसे में अगर समुद्री व्यापार दुनिया की धड़कन है तो सीफेरर्स उसकी धड़कन को चलाने वाले लोग, इसलिए सीफेरर्स ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन माने जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस बड़ी उपलब्धि की जिसने दुनिया के समुद्री कारोबार में भारत की पहचान को नई ऊंचाई दी है। बिमको आईसीएस सीफेरर्स वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीफेरर सप्लायर बन चुका है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। भारत के कुल सीफेरर्स 3,11,936, दुनिया में हिस्सेदारी 12.16%, दुनिया में रैंक दूसरा स्थान। नंबर 1 पर कौन है? फिलीपींस। भारत ने चाइना, रशिया और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ा है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि साल 2015 में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 5.2% थी, यानी लगभग एक दशक में भारत का ग्लोबल शेयर दोगुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। ये कोई सामान्य इजाफा नहीं है, ये इशारा है कि दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री अब भारत पर ज्यादा भरोसा कर रही है। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि भारत सिर्फ बड़ी आबादी के कारण आगे आया होगा, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। भारत के पास 1.4 लाख से ज्यादा ऑफिसर्स और 1.7 लाख से ज्यादा रेटिंग्स हैं। समुद्री उद्योग में ऑफिसर्स का मतलब होता है कैप्टन, नेविगेटर, चीफ इंजीनियर और हाई ट्रेन्ड पदों से। वहीं रेटिंग्स से मतलब है जहाज पर काम करने वाले उन कर्मचारियों से जो अलग अलग तकनीकी और सहायक जिम्मेदारियां संभालते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुल सी फेयरिंग ऑफिसर्स में हर 100 में से करीब 13 अधिकारी भारतीय हैं। यानी भारतीय नाविक सिर्फ जहाज पर काम नहीं कर रहे, वे जहाजों को लीड भी कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे हो गई। इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। पहला है मैरीटाइम एजुकेशन। भारत में 160 से ज्यादा STCW कंप्लायंट मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, जो वैश्विक मानकों पर ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा है सरकारी सुधार। सरकार ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, डिजिटल सर्टिफिकेशन सिस्टम, CDC के डिजिटलीकरण जैसे कदम उठाए हैं। और तीसरा है इंग्लिश और टेक्निकल स्किल। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां ऐसे कर्मचारियों को तरजीह देती हैं जो तकनीकी रूप से मजबूत हो और अंग्रेजी में भी सहज। भारत का युवा वर्ग इस जरूरत को काफी हद तक पूरा भी करता है। चौथा है दुनिया में ऑफिसर शॉर्टेज। दुनिया में समुद्री कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 25.7 लाख है, जबकि मांग है 25.5 लाख। यानी कुल संख्या तो लगभग पर्याप्त है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रशिक्षित ऑफिसर्स की है। दुनिया में करीब 39,100 स्किल्ड ऑफिसर्स की कमी बनी हुई है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत अभी बाकी है। अब बात करते हैं कि भारत आगे कैसे निकला और चीन पीछे कैसे रह गया। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि ग्लोबल शिपिंग कंपनियां अब अलग अलग देशों से प्रतिभा लेना चाहती हैं। दूसरी ओर भारत ने पिछले दशक में समुद्री प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन पर जोर बढ़ाया है। साथ ही भारतीय ऑफिसर्स की मांग लगातार बढ़ी है।
यानी ये सिर्फ चीन की कमजोरी नहीं बल्कि भारत की मजबूत तैयारी का भी परिणाम है। और भारत की ये उपलब्धि सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है बल्कि इसके पीछे कई बड़े आर्थिक और रणनीतिक फायदे भी हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला, विदेशी मुद्रा। दुनिया के जहाजों पर काम करने वाले भारतीय सीफेयरर्स डॉलर में कमाते हैं। उनकी कमाई भारत में आती है जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। दूसरा, रोजगार। भारत की युवा आबादी के लिए समुद्री क्षेत्र एक बड़ा रोजगार स्रोत बन रहा है, खासतौर से तटीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसका प्रभाव दिखाई देता है। तीसरा है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। जिस देश के लोग दुनिया के जहाज चला रहे हों उसकी समुद्री नीति को अधिक गंभीरता से सुना जाता है। भारत की बढ़ती हिस्सेदारी उसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO जैसे मंचों पर अधिक प्रभाव दे सकती है। चौथा है मैरीटाइम पावर। आज की दुनिया में समुद्री शक्ति सिर्फ एक युद्धपोतों से मापी नहीं जाती। बंदरगाह, जहाज, लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और इसी क्षेत्र में भारत तेजी से मजबूत हो रहा है। लेकिन हर बड़ी उपलब्धि के साथ बड़ी जिम्मेदारियां और जोखिम भी आते हैं। जब किसी देश की मौजूदगी वैश्विक समुद्री कारोबार में बढ़ती है तो समुद्र से जुड़े खतरों का असर भी उन पर ज्यादा पड़ता है। इस समय दुनिया के कई अहम शिपिंग रूट तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और काला सागर में रशिया यूक्रेन युद्ध ने कमर्शियल जहाजों के लिए जोखिम बढ़ा दिया है। ऐसे में जब दुनिया भर के जहाजों पर 3,11,000 से ज्यादा भारतीय सीफेयरर्स तैनात हैं तो स्वाभाविक है कि कई भारतीय नाविक भी इन संवेदनशील इलाकों में काम कर रहे हों। यानी जैसे जैसे दुनिया में भारतीय नाविकों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय हाई रिस्क जोन में जाने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए लगातार एडवाइजरी जारी करते रहते हैं और वैश्विक नौसेनाओं के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। जब लाल सागर या हिंद महासागर में किसी मर्चेंट शिप पर हमला होता है तो सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाला फर्स्ट रिस्पोंडेंट भारतीय नौसेना होती है। बता दें कि समुद्री क्षेत्र लंबे समय तक मेल डोमिनेटेड क्षेत्र माना जाता है, लेकिन भारत में महिला सीफेयरर्स की संख्या 2021 में लगभग 1,600 से बढ़कर 2025 में 7,000 से ज्यादा हो गई है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि समुद्री क्षेत्र में जेंडर बैलेंस और नई अवसरों की शुरुआत हो रही है और भारत का ये सफर यहीं रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। अब भारत ने एक नया टारगेट तय किया है जिसका नाम है मिशन 20%। इसका मकसद दशक के आखिर तक दुनिया के हर 5 सीफेयरर्स में से एक भारतीय हो। और अगर ये मिशन 20% यानी 20% सफल होता है तो भारत सिर्फ रैंकिंग में नहीं आगे बढ़ेगा बल्कि समुद्री मानव संसाधन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रभावशाली देश बन सकता है। असल कहानी ये है कि भारत वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में अपनी नई पहचान बना रहा है। जहां 2015 में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 5.2% के आसपास थी, वहीं आज 12.16% हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीफेयरर सप्लायर बन चुका है। अब आपको बताते हैं कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी खासा असर पड़ने वाला है। भारत की ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। भारत का टारगेट सिर्फ नाविक सप्लाई करना नहीं है बल्कि देश में शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। सॉफ्ट पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। जब दुनिया की बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियां अपनी सेवाओं के लिए भारत के मानव संसाधन पर निर्भर होती हैं तो वैश्विक नीतियों में भारत की बात को अधिक वजन के साथ सुना जाता है। इसके साथ ही भारत सीफेयरर्स फर्स्ट पहल पर भी जोर दे रहा है। इसका मकसद है कि भारतीय सीफेयरर्स की सुरक्षा, उनका कल्याण और उनके परिवारों को बेहतर सहयोग देना, साथ ही ये सुनिश्चित करना कि दुनिया के किसी भी जियोपॉलिटिकल तनाव या संघर्ष का भारतीय नाविकों पर कम से कम असर पड़े। हालांकि चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। भारत समुद्री प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने, जहाजों पर शिप बोर्ड ट्रेनिंग के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत जल्द ही फिलीपींस को भी पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 सीफेयरर सप्लायर बन जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर लिखें।